हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एयर पोल्यूशन की। हमने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, पोल्यूटेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि पोल्यूशन जो है कितने टाइप्स का हो सकता है, किस किस में पोल्यूशन हो सकता है और उसकी क्या वजह हो सकती है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो कैसे प्रभावित करती है ऑर्गेनिज्म को, एनवायरनमेंट को। ठीक है, क्या बुरा असर उससे देखने को हमें मिल सकता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव जो रेज होती है उनसे कैसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, ये सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो, एयर पोल्यूशन जो होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है, द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेज और गैसेज। अनवांटेड, अनवांटेड जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी कोई चाहती नहीं है, ऐसे कोई पदार्थ या फिर ऐसी कोई गैसेज जो एयर के अंदर जाके ऐड हो जाती है। ठीक है ना, एयर में ऐड हो जाती है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उस जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो वहाँ पे आ रही है तो कुछ ना कुछ वो नुकसान ही करेगी। तो वो गैसेज या फिर वो सब्सटेंस क्या करते हैं, एयर के अंदर जो भी गैसेज प्रेजेंट होंगे, जो यूजफुल गैसेज प्रेजेंट होंगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो वो क्या करेंगे, वो गैसेज और वो सब्सटेंस उन गैसेज के साथ में रिएक्शन कर देंगी और हार्मफुल या फिर पॉइजनस गैसेज जो हैं क्रिएट कर देंगी एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब वो जो हार्मफुल या फिर पॉइजनस गैसेज जो हैं क्रिएट हो गई हैं, तो वो क्या करेंगे, जब ऑर्गेनिज्म उनको इनहेल करेगा या फिर प्लांट्स जब उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जब वहाँ पे गैस लेंगे, हैं एक्सचेंज होगा गैसेज का एनिमल्स के, प्लांट्स के और ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, तो वो उसकी उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो उनकी बॉडी के अंदर जब भाई उस गैस की ज़रूरत ही नहीं है तो वो गैस क्या करेगी, बेकार का काम ही करेगी, है कि नहीं है, बेकार का काम ही तो करेगी। तो उसका कोई यूजफुल ना तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी। मतलब जैसे कि मान के चलो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक्सहेल हो रही है ना, तो और ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, तो ऑक्सीजन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करने का, है ना, जो कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है और ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स तक वो पहुंचाने का काम करता है। तो इस वजह से क्या है, जब उस ऑक्सीजन गैस जब वहाँ पे नहीं होगी और दूसरी वाली गैस होगी तो क्या होगा, तो सारी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस ही चेंज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म ही चेंज हो जाएगा और उसकी चेंज होने की वजह से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, है ना, उसको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से क्या है, ये जो एयर पोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ये ख़राब होता है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ मैन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ मैन। भाई ये तो जाहिर सी बात है, इंसान की वजह से ही क्या है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जो हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है, देखो हो इसलिए रहा है, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि मान चलो कोई पॉलीथीन है, कोई बेकार का डस्टबिन, जो मतलब डस्ट पार्टिकल्स हैं, कूड़ा करकट है, वो क्या है हम यूं ही फेंक देते हैं और उनको जला देते हैं एक जगह पे, तो वहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलती है। जैसे कि ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक में गाड़ी ऑन रहती है, चलती रहती है, चाहे कितनी देर का भी ट्रैफिक क्यों ना हो, वो बंद नहीं करते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एक तो गाड़ी चलती है, मान चलो एक रोड पे गाड़ी चल रही है, 10 गाड़ियाँ चल रही हैं एक साथ, आगे पीछे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और एक जगह पे 10 गाड़ी खड़ी है। एक जगह पे जहाँ पे गाड़ी चल रही है उससे जो धुआं निकल रहा है उसकी कंपेयरिंग में जो गाड़ी खड़ी है उससे जो धुआं निकल रहा है, जो खड़ी है ना गाड़ी, वो 7 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। कितना, 7 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है।
तो समझ में आया ना। तो इस वजह से क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटी है सारी, ह्यूमन की वजह से क्या है ये गैसेज जो हैं बनती हैं, हार्मफुल पॉइजनस गैसेज बनती हैं और ये एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब वो क्या है, वो इंसानों के द्वारा या फिर जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इनहेल किया जाएगा और जिससे कि वो उनके अंदर बहुत सारी हार्मफुल डिजीजेज पैदा होंगी। जो इंडस्ट्रीज भी आ जाती है ना, इंडस्ट्रियल एरिया जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं सिटीज़ में, तो वो क्या है कि अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो पोल्यूटेंट्स हैं ना, एयर पोल्यूटेंट किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब ज़्यादातर कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हो सकते हैं जो एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, दो ही मेन कैटेगरीज हैं ऐसी जो एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। पहली तो आती है गैसेज, है ना, डिफरेंट मतलब वैरायटी जो गैसेज जो है प्रेजेंट होती है, मतलब स्मोकिंग करने से, स्मोक से और व्हीकल से, और ये क्या कहते हैं, जितने भी ट्रैफिक वगैरह होते हैं ना जब वो रुक जाते हैं उससे, और कोई भी हम कूड़ा करकट या पॉलीथीन वगैरह जो हम जला दें उससे जो धुआं निकलता है उससे, मतलब बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं जो पॉइजनस होती है नेचर के अंदर और वैराइटीज ऑफ डिजीजेज कॉज करती है। ठीक है, सेकंड आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसपीएम। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये जो गैसेज और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, इस वजह से एयर जो है पॉल्यूट हो जाती है, जो शुद्ध एयर है वो अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, जिसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं एक एक करके गैसेज और एसपीएम के बारे में। गैसेज मटेरियल इंक्लूड वेरियस गैसेज वेपर्स ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस और द कंपाउंड विद ए बॉइलिंग पॉइंट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। देखो, गैसियस मटेरियल, इनके अंदर बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस के जो वेपर्स होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, है ना, जो पॉइजनस गैसेज होती हैं, या फिर वो कंपाउंड जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो किससे 200 डिग्री सेल्सियस से कम हो, वो जो सब्सटेंस है वो आ जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या कर देते हैं, ये गैस मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है, एयर है, उसको पॉल्यूट कर देते हैं। सेकंड बात आती है एसपीएम की। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं। इनकी जो कुछ ही अमाउंट काफ़ी होती है एयर के अंदर सस्पेंड करने की, एयर के अंदर इंटर करने की। ठीक है ना, एयर को बिल्कुल इम्प्योर करने की। ठीक है ना, अब वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट एयर के अंदर चली जाती है, सूट, स्मोक, एस्बेस्टोस, फाइबर्स। अब ये सूट और एस्बेस्टोस, ये तो आपने सुन रखा है, डस्ट और स्मोक। तो सूट, एस्बेस्टोस ये क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। सूट जो होता है, सूट देखो आप लोगों ने चिमनीज वगैरह देखी होंगी, वहाँ से जो जलने के बाद जो कुछ ब्लैक पाउडर जैसा दिखता है ना, ब्लैक पाउडर जैसा होता है जो जलने के बाद आता है। ठीक है ना, वो सूट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है। एस्बेस्टोस क्या होता है, एस्बेस्टोस का मतलब होता है ये एक ग्रे मटेरियल होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि जलता नहीं है। ठीक है ना, ये मतलब हीट के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। जो मतलब ट्रोपोस्फेयर जो होता है ना, लोअर एटमॉस्फेयर मीन्स ट्रोपोस्फेयर, वो क्या करता है, कॉज ह्यूमन रेस्पिरेटरी इलनेस, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाई तो आपको पता ही है ना क्या होती है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, जो रेस्पिरेटरी लंग्स के जो राइट और लेफ्ट साइड जब मुड़ जाती है ना, है ना, आपने देखा होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये तो है ब्रोंकियाई। आइटिस जिस वर्ड के आगे लग जाए लास्ट में, आइटिस, ठीक है, उसका मतलब होता है पेन से रिलेटेड वर्ड होता है ये आइटिस। जिसके भी आगे लग जाए
आपको बायोलॉजी में आइटिस जहाँ भी दिख जाए उससे समझ लेना। और कोई ऑर्गन का नाम ले रखा है, कोई सेल्स का नाम ले रखा है, कोई टिश्यू का नाम ले रखा है, तो और उसके आगे आइटिस लग रहा है ना, तो समझ लेना उस पर्टिकुलर ऑर्गन, सेल या फिर टिश्यू, उसमें दर्द की बात हो रही है, पेन की बात हो रही है। क्रॉनिक एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, क्रॉनिक पेन, ठीक है ना, ब्रोंकाई के अंदर। तो ये जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अगर लोअर एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है वहाँ पे अगर एयर के अंदर प्रेजेंट होना, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसमें डिजीजेज कॉज होने लगती हैं, अलग अलग टाइप की जो डिजीज कॉज होने लगती है, किसी में अस्थमा, किसी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, किसी में एलर्जी, है ना। तो अस्थमा भी एक एलर्जी का ही, एलर्जिक डिजीज ही है। तो ये था एसपीएम। अगर हम बात करें एरोसोल्स की, एरोसोल्स वो केमिकल्स होते हैं, वेपर केमिकल्स होते हैं जो कि फ्लोरोकार्बन्स की, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनकी फॉर्म में पाए जाते हैं। ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये एयर के अंदर जाके, जो एयर के अंदर जो यूजफुल गैसेज प्रेजेंट होती उनके साथ रिएक्ट करके हार्मफुल गैसेज बना देते हैं, ठीक है ना। ऐसे केमिकल जैसे कि हम लैब वगैरह में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई केमिकल हमने जलाया या फिर कुछ रिएक्शंस करवाई आपस में केमिकल्स की, तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं ना, वेपर्स रिलीज होते हैं। वो वेपर्स क्या है, एयर के अंदर चले जाते हैं, और एयर के अंदर जाके जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर उस वेपर के अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो एयर में जाके क्या कर देगा, एयर को पॉल्यूट कर देगा, एयर के रिएक्शन जितनी भी गैसेज होंगे उनके साथ रिएक्शंस कर देगा और हार्मफुल गैसेज जो है क्रिएट कर देगा, जिससे कि क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या था, पर्टिकुलेट साइज अगर 2.5 mm है या फिर उससे कम है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगा ह्यूमन की हेल्थ को, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि गैसेज जो डायरेक्टली रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, ठीक है ना। तो वो क्या है, इस वजह से जो ह्यूमन की हेल्थ है, ज़्यादातर इसमें रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, वो अफेक्ट होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ये वेपर्स जो रिलीज होंगे ना केमिकल से, वो वहाँ उनके अंदर ऑक्साइड्स होंगे, चाहे वो सल्फर के हों, चाहे वो नाइट्रोजन के हों, चाहे किसी भी एलिमेंट के हों, वो क्या होगा, उस एयर के अंदर जाके रिएक्शंस कर देंगे और क्या है, एयर को पोल्यूट कर देंगे। तो ये था, मतलब ये साइज अगर इस साइज का है या फिर इससे कम है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है ज़रूर ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ही काफ़ी होती है उनकी तो एयर को पोल्यूट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर एयर पोल्यूटेंट और उनके इफेक्ट, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है ना, मेजर एयर पोल्यूटेंट और उनके इफेक्ट और देयर इफेक्ट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये मैं बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये इसका पहली बात हम बात कर लेते हैं कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है इसका। ये इसका जो सोर्स है, इट इज़ द मेन एयर पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम स्मोक, याद रखना, स्मोक, जो हम स्मोकिंग करते हैं ना, आई मीन हम ही जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना वो, ठीक है, वो क्या है, क्या रिलीज कर रहे हैं, CO, ठीक है ना। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ही है ना, एक ही ऑक्सीजन है, तो इस वजह से या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है ऑटोमोबाइल्स, ये तो हम ज़रूर चलाते हैं, स्मोक भले ही ना करते हैं लेकिन ये ज़रूर चलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, हमारी गलती की वजह से हम, अब ये तो है, ऐसा तो नहीं है कि भाई इनके बिना काम नहीं चलेगा, सॉरी, मतलब ये आजकल की इतनी एसेंशियल प्रोसेसेज हो चुकी हैं ऑटोमोबाइल, स्मोकिंग तो नहीं है, स्मोकिंग इज नॉट ए एसेंशियल प्रोसेस फॉर ह्यूमन, ठीक है ना। लेकिन हाँ ऑटोमोबाइल हो सकती है, ऑटोमोबाइल के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है, इनके बिना हम नहीं रह सकते, व्हीकल के बिना हम नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हमें काम ज़रूर पड़ जाता है इमरजेंसी में, डेली वाइज जो भी चलते रहते हैं वाहन हैं। तो
उसमें क्या हम एक गलती ज़रूर करते हैं, चलो ठीक है इनके बिना काम नहीं चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक काम तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट कि जो भी वाहन हम चला रहे हैं, जो व्हीकल हमारे पास है, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो, स्कूटी वगैरह कुछ भी हो, है ना, बस हो, ट्रेन हो, जो भी है, लेकिन अगर वो हम उसका सही इस्तेमाल करके यूज करें तो सही इस्तेमाल कैसे, मतलब जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमें गाड़ी रोकनी पड़ रही है, एटलीस्ट जितनी देर के लिए भी, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना रोकनी पड़ रही हो, वहाँ तो हम एटलीस्ट बंद कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर हमने मान के चलो 5 मिनट भी बंद किया ना तो बहुत ही पोल्यूशन कम हो जाएगा। आपको पता है अगर 5 मिनट के लिए सारे वाहन अगर रुक जाए ना पूरी दुनिया में, तो ये लगा लो 50% से ज़्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा। आपने देखा नहीं है लॉकडाउन के दौरान वातावरण कितना शुद्ध हो गया, एयर भी कितनी अच्छी लगने लगी थी, है ना। अब फिर से वही गाड़ी वगैरह चलने लग गई, लॉकडाउन हो गया, फिर से वही बसेस चल रही हैं, फिर से वही ट्रैफिक होगा, है ना। तो आप लोगों को पता है फिर से वही पोल्यूशन क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ हमारी ही गलतियाँ हैं जिनकी वजह से क्या है ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना। जिस चीज़ का कारण हम ही हैं, हम भगवान को दोष देते हैं, पता नहीं भगवान ने इतनी सारी बीमारियाँ क्यों फैला दी, क्यों बना दी, है ना। कोरोना वायरस को लेके देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये सब हमारी ही गलती है, हम अगर किसी और को दोष ना दे के खुद को दोष दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इफ़ेक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज, मतलब इफ़ेक्ट क्या हो सकता है इस गैस का। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक गैस, मैं बता चुका हूँ। अगर कोई बंद कमरे में कोई आग जला ले और वो कमरा बंद हो, बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ ना हो, और वहाँ पर वो सो जाए तो वो सुबह मरेगा। वो आग से नहीं मरेगा, आग में जल के नहीं मरेगा, वो उसके धुएं से मर जाएगा, आपको मरा हुआ मिलेगा सुबह। और ये ऐसा हो चुका है कश्मीर में, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर की कहानी है जो ये मैंने बताया। तो उन्होंने क्या किया था, रात को ठंड की वजह से रात को सारी खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह बंद करके आग जला ली। पूरी फैमिली थी, वहाँ घूमने गए थे वो, और कमरे में ही आग जला ली उन्होंने। खाना खाया आराम से, थोड़ी सी हीट भी मिली उनको, गर्मी थोड़ी सी मिली उनको क्योंकि आग जलाई हुई थी। लेकिन वो सो गए, कुछ देर बाद क्या है वो सो गए, वो आग बंद हो गई थी जलने और उसमें से धुआं निकलने लगा। लेकिन क्या हुआ, सुबह पूरी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी वाइफ और वो खुद जो था जिसकी फैमिली थी वो सुबह क्या है सारे मरे हुए मिले थे। ठीक है, ये एक्चुअल कहानी कोई वो वैसे मैं मनगढ़ंत कहानी कोई नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल बात है। ठीक है, तो इस वजह से कि हाईली टॉक्सिक गैस है ये, क्या है, इट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, मैंने बताया था, है ना। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब रेस्पिरेशन होता है, प्रोसेस होती है, तो ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये क्या है, वो पूरी कंप्लीट बॉडी की सेल्स को क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। अब ये हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी और ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा इसके अंदर पावर है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की कंपेयरिंग में। हाँ, ब्लड से ये बाइंड हो जाएगी और क्या कर देगी, ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पहुंचेगी ही नहीं, ऑक्सीजन की जगह पे कौन पहुंचेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अब इसमें ये हार्मफुल क्यों है, देखो केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते होंगे, और सर से पूछना भी, केमिस्ट्री वाले सर से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हार्मफुल क्यों है। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इसके अंदर ना, अगर हम इसके, जैसे कि ये सी है, सी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सी का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। ठीक है, और कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने उसकी ज़रूरत पड़ती है, 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं इसको। ठीक है, और ऑक्सीजन को बनाने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 8 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसको कितने की ज़रूरत पड़ती है, 2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक।
और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्ड होते हैं जब वो जुड़ती है? तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अब वहीं पे ही इसका आंसर छिपा हुआ है कि ये टॉक्सिक क्यों है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, या फिर जैसे भी आपको बताना है वैसे बताएंगे, लेकिन बताना ज़रूर है। देखो, लापरवाह बिल्कुल मत बनो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे हो अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। ये इसमें आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे एंट्रेंस मतलब अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, फिर एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एक एक चीज़ पे। अगर कोई टीचर आपको आगे से बोल के कुछ पूछ रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, फिर कुछ भेज रहा है आपके पास, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जवाब दो, ठीक है ना। तो मेक श्योर आगे से आपको ये याद रहेगा कि बिल्कुल भी आप लापरवाह मत बनो, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है और इट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड एंड ब्लॉक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, दस इट इम्पेयर्स रिस्पिरेशन एंड कॉज डेथ ड्यू टू एस्फाइक्सिया व्हेन इनहेल इन लार्ज अमाउंट। रेस्पिरेशन तो वो इम्पेयर अफेक्शन होगा, उस पर अफेक्ट तो करेगी रेस्पिरेशन को, और डेथ का कारण भी बन सकती है। एस्फिक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लार्ज अमाउंट में क्या है ये इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड आती है अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, DURN आएगा आई थिंक सो, है ना। अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स सोर्स क्या है इसका, ये क्या है, दीज आर मेनली रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। देखो, ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकल रही है, और जो बिन आधी अधूरी जली हुई हाइड्रोकार्बन, है ना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से कौन कौन सी गैसेज रिलीज हो सकती है, बताओ आप मुझे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक है ना। और उन एक गैस और रिलीज होती है मीथेन, इज द मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन एटमॉस्फेयर, मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोकार्बन इन एटमॉस्फेयर। और ये मार्सी एरियाज के अंदर पाई जाती है, पैडी फील्ड्स के अंदर पाई जाती है, और जो कि क्या करती है, लंग कैंसर कॉज करती है, ठीक है। थर्ड आता है इथाइलिन। इथाइलिन का जो मेन सोर्स होता है वो भी ऑटोमोबाइल है और चिमनीज है। ऑटोमोबाइल तीनों में आया अब तक, और चिमनीज, ठीक है ना, सोर्स। और इसका इफेक्ट जो है, मतलब ये प्लांट्स पे ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, जो लीव्स हैं उनको गिरा देता है ना, बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के। और उनमें फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग बर्ड जो होती है ना, वो पहले ही टाइम से पहले ही क्या है, रिलीज हो जाते हैं, फ्लावर्स जो है टाइम से पहले ही गिरने लग जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जैसे कि NO हो गया, NO2 हो गया, ठीक है ना। इनका जो सोर्स है वो कंबसन है, बर्निंग है फॉसिल फ्यूल्स का ऑटोमोबाइल के अंदर। और इफेक्ट क्या है, जो इनके ऑक्सीजन ऑक्साइड्स होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट करते हैं, मतलब उसकी फॉर्म होती है एक तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर, और रिलीज करते हैं ऑक्साइड्स को, जो कि एसिड रेन का कारण बनते हैं, है ना। एंट्री ऑफ मतलब जो इनकी एंट्री होती है ना, एंट्री ऑफ दीज नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉजेज रेस्पिरेटरी ट्रबल सच एज एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लंग्स एंड लंग कैंसर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एम्फाइसीमा है ना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये जो है एम्फाइसीमा नाम की डिजीज़ जो फैलती है, जो लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं ना, उससे एम्फाइसीमा जो डिजीज़ है वो क्रिएट होती है, ठीक है ना। और जो लोग इंडस्ट्रीज और चिमनीज जैसे एरिया में काम करते हैं ना, उन फैक्ट्रीज के अंदर, उनके अंदर ज़्यादातर ये एम्फाइसीमा नाम की डिजीज़ होती है, ठीक है। फिर आती है सल्फ़र ऑक्साइड की बात, SO2 SO3, ठीक है। SO2 जो सोर्स है इसका हार्मफुल गैसेस पोल्यूटेंट का, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है, और इसका मेन सोर्स है सल्फ़र ऑक्साइड का क्या, स्मेल्टर्स, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक है ना। ऑयल रिफाइनरीज आते हैं, स्मेल्टर्स आते हैं, ये इफ़ेक्ट क्या करते हैं, लाइकन और मोसिस पे ये इफ़ेक्ट करते हैं और उनको ग्रो नहीं होने देते हैं। और SO2 जो है
इन एरिया को क्या कर देती है, पॉल्यूट कर देती है, ठीक है ना। लाइकन और मोसेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ गए ना। और ये ऑक्साइड जो है सल्फर के एसिड रेन का भी कारण बनते हैं, स्मोक का भी कारण बनते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। स्मोक देखो, स्मोक जो नॉर्मली लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, स्मोक, उसी को तो हम स्मोक कहते हैं, हुक्का बीड़ी सिगरेट। आपको पता है हुक्का बीड़ी और सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है? पता होगा क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, मेडिकल के स्टूडेंट, तो पता होगा आपको। तो स्मोक में कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है, ध्यान देना। SO2, SO3, NO2 और ये CO2, ठीक है। अब तो आपको पता चल गई होगी ना कि स्मोकिंग हमारे लिए हार्मफुल क्यों। देखो, सल्फर के ऑक्साइड भी रिलीज हो रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, और इतनी हिंट आप सभी के लिए काफ़ी होती है जो लोग स्मोक करते हैं। आई थिंक मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ कहीं आप अपने बारे में सोच लो, लेकिन आपके आसपास आपके घर में जो भी अगर स्मोकिंग करता है ना, तो ये नहीं है कि उसका नुकसान सिर्फ उसी को है। उससे क्या हो रही है, ये सारी गैसेस रिलीज हो रही हैं, और ये सारी गैसेस रिलीज होके एनवायरनमेंट में जा रही हैं, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, और जहाँ जहाँ तक वो जाएंगे उस एरिया को वो पॉल्यूट करेंगे। और ये अगर हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली जा रही है ना, अब भाई हम जैसे मान के चलो हम बैठे हैं एक जगह पे और साइड में बैठा कोई आदमी है जो स्मोक कर रहा है, ठीक है ना। हम स्मोकिंग नहीं करते बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा नफरत है स्मोकिंग से, लेकिन साइड में बैठा हुआ आदमी क्या स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो धुआं है ना, अब ऐसा तो है नहीं आप इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन एयर इनहेल कर रहे हो, तो वो एयर में जा रही है, तो उस एयर के साथ में वो धुआं भी आपके बॉडी के अंदर जा रहा है। अच्छा, थोड़ी सी मात्रा में जाए बट जा रहा है। इस वजह से क्या है, वो आपको भी उस इंसान से ज़्यादा आपको नुकसानदायक, उस इंसान को, उसको तो हो ही रहा है, ये कोई शक वाली बात नहीं। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, जितने भी कैंसर होते हैं ना, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, एम्फाइसीमा नाम की डिजीज़ वगैरह होती है, वो स्मोकिंग वाले को कम होती हैं और नॉन स्मोकिंग वाले को ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनके कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, उनके कांटेक्ट में। कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम जो स्मोक करता है सिर्फ उसी के साथ रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उसके कांटेक्ट में हम कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ठीक है ना। और शहरों के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा है, समझ लीजिए। तो उनके कांटेक्ट में हम आ जाते हैं, और उनके कांटेक्ट में आने से उसको तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ऐसे अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ आपको देखे आपकी फैमिली में, आपके आसपास आस पड़ोस में, तो उससे कीजिए, कहिए मतलब कि आप हमारे पास, मतलब कि जब हम आपके पास रहें या फिर हम जहाँ रहे हैं वहाँ आप स्मोकिंग ना कीजिए। मेरा कहने का मतलब अपने तरीके से आप समझा दीजिएगा, है ना। तो उस वे में कि जिससे कि वो मान भी जाए, बुरा भी ना लगे और समझ भी जाए, ठीक है। क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो अच्छे तरीके से समझा सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की। स्मोक क्या है? स्मोक और फॉग, इन दो टर्म से मिलकर के बना है स्मोक, ठीक है ना। ये वर्ड जो है डैशवॉक्स ने दिया था। स्मोक और स्मोक जो है रिंगलमैन मेथड, इससे मेजर किया जाता है। ये मेथड क्या होता है मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, बट अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नाम पढ़ लीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। मतलब कि दो तरीके से क्या है, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंदर आते हैं। लॉस एंगल स्मोक या फिर फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। इसके अंदर जो फोटोकेमिकल स्मोक, जो ये जितनी भी एक गैसेज होती है ना, सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, पैन जो क्रिएट होता है, पैन के बारे में मैंने बताया था, है ना। क्या होता है इसका? परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, फुल फॉर्म पैन की। तो ये क्या है, ये उन गैसेज के साथ में रिएक्शन करके
जब टैन की फॉर्मेशन हो जाती है ना, उसी को हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ड्यू टू स्मोक इलास्टिक सब्सटेंसेज ऑल्सो अफेक्टेड। इलास्टिक सब्सटेंस जो रबर वगैरह होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ड्यूरिंग स्मोक पैन इज फॉर्म विच इनहिबिट द फोटो सिस्टम 2। देखो एक तो फोटो सिस्टम 2 है, ये क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या कर देता है, फोटोलाइसिस जो प्रोसेस होती है ना, मतलब वाटर का जो स्प्लिट होता है इन रिएक्शन के अंदर फोटोसिंथेसिस में, मतलब वाटर टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है ना, एनर्जी जब मिलती है उसको सनलाइट से, तो क्या है, वो प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है। अब वो इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, वाटर टूटेगा नहीं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। तो फूड सिस्टम तो मतलब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ऑल्सो इनहिबिट द क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन को ही बंद कर देता है, फॉर्मेशन ही नहीं हो पाती। देखो कितना खतरनाक है कि नहीं है, खतरनाक तो बहुत है। वैसे आपके नोट्स में और ज़्यादा बता रखा है, मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, हालांकि जो इसके बेसिक्स जो हैं वो मैंने बता दिया आपको, और आप देखना कोशिश करना इसको समझने की। ठीक है, अब एक बात तो और आती है, लंदन स्मोक। एक तो फोटोकेमिकल लंदन स्मोक, सल्फर स्मोक भी बोल देते हैं इसको। देखो ये लंदन में पाया गया था, इसकी वजह से जो ये गैस जो है रिलीज होती है, H2SO4। ये क्या है, जब हम एयर के अंदर ये रिलीज हो जाती है, इसके जो वेपर हैं फॉग के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, तो हम उसे इनहेल करें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से 1982 में 4000 जो लोग मर चुके थे। ठीक है ना, मर गए थे इसकी वजह से। जी सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड के जो वेपर्स हैं वो फॉग के साथ रिएक्ट कर गए थे, और वो रिएक्ट कर गए थे, जो उनका प्रोडक्ट था वो जब इनहेल किया तो लोगों ने, तो वहाँ पे क्या है, 4000 लोगों की जान जा चुकी थी। ठीक है ना, और कई जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो गया था, और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, डिजीज़ को जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होती है वो होने लग गई थी। 4000 तो मरे थे, और कई को काफ़ी भयंकर बीमारियां हो गई थी रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो ये क्या है, इस तरीके से स्मोक जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, ख़तरनाक है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ना, वो है एसिड रेन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट का सेकेंड जो पार्ट है, पहला पार्ट तो हमने बात कर लिया था क्या, स्मोक हमने बात कर ली थी, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट एक और होता है एसिड रेन। वो क्या होता है, एसिड रेन के बारे में आपने डिस्कस किया होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो वो बेसिक तो नॉलेज हो गई आपको, आपके पास उसकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एसिड रेन के बारे में और ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन 3 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। पहला लेक्चर ये हो चुका है, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन का बेसिक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और दूसरे लेक्चर में हम एसिड रेन और ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करेंगे। थर्ड लेक्चर में हम कंट्रोल कैसे करते हैं एयर पोल्यूशन को, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।